नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज पढ़ेंगे भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार पढ़ाती हैं। मैं ऐसा करूंगा कि आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ चुके होंगे, आज नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, नीति निर्देशक तत्व को पढ़ने से पहले दो बातें समझ लीजिए। नीति निर्देशक तत्व में जो ये भाग 4 में 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें कहा गया है हर एक राज्य का दायित्व बनता है कि वहाँ के रह रहे लोगों के लिए वो काम का सृजन करें, उनका देखभाल करें, जहाँ वो काम करे वो अच्छा है कि नहीं वो जगह का निरीक्षण करे। ये ना कि कहीं ऐसा काम करने के लिए भेज दिया गया और बाद में पता चला कि वहाँ कोई जहरीली गैस और मर गया सारे लोग। इसीलिए देख रहे हैं कि मनरेगा आया है। देखिए, ये हर एक राज्य का दायित्व है कि हर एक नागरिक को उनके खाना भोजन के लिए काम दे। इसीलिए मनरेगा देखते हैं ना कि साल भर में 100 दिन काम बोलता है और होता भी, आप लोग देखे भी होंगे। और इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि ये राज्य का दायित्व है, राज्य बाध्य नहीं है। ये याद रखिएगा। ये राज्य मतलब जैसे मौलिक अधिकार के लिए आप चट दे लेकर अगर कुछ होगा, मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम लोग चले जाएंगे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। लेकिन इसका हनन होने पे आप लोग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, याद रखें, ठीक है। ये राज्य का दायित्व बनता है, करे ना करे उसके ऊपर है, ठीक। लेकिन ये संविधान उसको कहने के लिए कहता है, करने के लिए कहता है। ये बात तो मुख्य रूप से आप लोग याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए। इसका उल्लेख संविधान के, देखिए पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में? अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक, याद रखना है, ठीक। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्त, मैंने पहले ही बताया था कि नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, दोस्त याद रखिएगा। और आयरलैंड है जो स्पेन के संविधान से लिया है, याद रखिएगा। आयरलैंड किसके संविधान से लिया है? स्पेन। आगे देखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे और मूल अधिकार को, माने इसे मतलब नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान का मूल आत्मा कहा, ठीक है। कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान का आत्मा कहा। ये आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या होगा? आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, याद रखिएगा शब्द पे देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों में ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इतना के लिए महत्वपूर्ण है, ये राज्य का दायित्व है कि इतना एकदम सुनिश्चित कराए, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था इसको लाने के पीछे? न्याय में उच्च आदर्श, ठीक है, न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति का समानता बनाए रखना, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। देखिए, स्वतंत्रता माने हर एक व्यक्ति का स्वतंत्र होना, समानता, हर एक व्यक्ति को समान संरक्षण देना और बनाए रखना, जो गरीब और अमीर सबको इक्वल बनाए रखना, ये राज्य का दायित्व बनता है। अनुच्छेद स्टार्ट हो जाता है 36। ये कहता है कि राज्य की परिभाषा, चलिए याद रखिएगा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36, ठीक। अनुच्छेद 37 कहता है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, अनुच्छेद 36 में हमने देखा कि राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 37 में देख लिए हम लोग कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बहुत सवाल आता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। बहुत बार पूछा है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक अंतर पे मैं वाल लेके आऊंगा, ठीक है, छोटा मोटा अंतर होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, 2-4 मिनट का वीडियो होगा। 38 देख लीजिए दोस्त, राज्य लोक कल्याण। देखिए, राज्य पकड़े रहिएगा, राज्य कभी कभी ये फेरबदल करके केंद्र लिख देता है, केंद्र का कोई दायित्व इसमें नहीं है, ये केवल राज्य का दायित्व है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा हर एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, इक्वली। अनुच्छेद 39 कहता है संसाधनों का, देखिए, संसाधनों का उचित वितरण। अगर कोई भी संसाधन आ रहा है या कोई भी सुविधा आ रहा है राज्य में तो सबको एकदम इक्वली देना है। ये ना कोई अमीर है तो 5 ले जाए और कोई गरीब है तो उसको एक भी ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब जितना आप काम कराएंगे
उसका समान वेतन, मतलब मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं एक ही काम में लगे हैं, तो ए को ज्यादा वेतन और बी को कम वेतन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, याद रखिएगा। अभी तो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि ये मनरेगा के काम में भी जो काम करते हैं उनमें से भी पैसा काट लेता है ग्राम प्रधान। मुझे बहुत दुख होता है कि कम से कम जो सरकार, जो केंद्र सरकार और जो ये राज्य सरकार जो पैसा डायरेक्ट दे रही है, कम से कम वो तो गरीबों के पास पहुंचना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा पीसता है गरीब, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा गरीब पीसता है, क्योंकि वो किसी के पास शिकायत नहीं कर सकता है। जो मनरेगा में काम करने वाले इतने भी व्यक्ति हैं दोस्त, कभी याद रखिएगा, उन लोगों को नेट के बारे में पूछेंगे तो उनको पता है, उनको पता, ये उनको ये भी नहीं पता कि शिकायत कहाँ किया जाता है। ग्राम प्रधान बोल दिया कि हमको इतना पैसा मिलता है, आपको मान गए कितना पैसा मिलता है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। अनुच्छेद 39 क, ठीक है। अब क में आ जाइए, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करना, ठीक है। तो 39 कहता है कि अगर कोई गरीब भी है, अगर कोई गरीब भी है, कुछ उससे हो गया है, मान लीजिए कुछ गलती हो गया है, तो उसके लिए भी न्याय जो है ना, विधि समान होगा। उसको भी वकील, सरकारी वकील, उसको भी सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा उसको केस लड़ने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, यह भी याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में बोलता है कि 39 को कब जोड़ा गया संविधान में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, याद रखिएगा, ठीक। अनुच्छेद 40 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 40 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा पे, ठीक है। अनुच्छेद 40 पूछता है कि अनुच्छेद 40 किस विचारधारा पे, तो गांधीवादी विचारधारा पे। ग्राम पंचायत का गठन और उनकी शक्तियों, आवश्यक शक्तियां, अनुच्छेद 40 कहता है एक ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए और उनको विशेष शक्तियां देना चाहिए जो उनकी आवश्यकता अनुसार हो। इसीलिए आज देखते हैं ये ग्राम पंचायत का, जब मैं ग्राम पंचायत पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि बहुत बार ये लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश हुआ, लेकिन राजीव गांधी के समय भी हुआ था लेकिन रद्द हो गया था। लोकसभा में पास हो जाता था कैसे कैसे, राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाता था, याद रखे, ठीक है। तो गांधी जी का विचारधारा था, ठीक, याद रखे, ग्राम पंचायत का गठन और उनकी विशेष शक्तियां। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशा में काम, मतलब कुछ दशा में, जैसे बीमार हुए, बेरोजगार हुए, इस दशा में हमको काम चाहिए। देखिए, बुढ़ापा में, बीमारी में, शिक्षा में, कुछ दशा में काम मिलना चाहिए। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशा में काम होना चाहिए। राज्य का दायित्व तो बनता है कुछ दशा में काम व्यक्तियों को मुहैया कराए। आगे देख लीजिए 42 क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, मतलब जो काम हो वो न्याय संगत होना चाहिए, ठीक है। काम जो होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए। ये ना कि हम कहीं काम करने गए, वहां की स्थिति कुछ अलग है, कुछ घटना कुछ अलग हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां काम दे वहां जांच ले अच्छी तरह से कि जो लेबर लगा रहे हैं वो अच्छा, उनका मतलब भविष्य है अच्छा, वहां से ठीक रहेगा, अच्छा से कुछ होगा नहीं ना, ये सब देख के राज्य को काम देना पड़ता है, ठीक है। ये ना कि नल्ला में लगा दिए, बाद में पता चला कि जो मजदूर गए वहां से निकले ही नहीं। 43 देख लीजिए, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, कुटीर उद्योग, ठीक। इसमें याद क्या कर रखना है, अनुच्छेद 43 में सभी के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक। उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान कराना और कुटीर उद्योग प्रदान करना, ठीक। ये अनुच्छेद 43 कहता है राज्य सरकार से, जो भी कहेगा राज्य सरकार से ही कहेगा, याद रखना है। इसमें 2 पॉइंट बस, कुटीर उद्योग याद रखेगा और निर्वाह मजदूरी, आपका काम निकल जाएगा। अनुच्छेद 44 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पूछता है कि किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 44 में, याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ठीक। आगे देखिए, अब फिर बोले कि सर आप तो बोले थे कि 6 से 14 वर्ष तक, दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया था, लेकिन जो पहले बोला गया था इतना ही बोला गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अनुच्छेद 45 देख लीजिए, हो गया। अनुच्छेद 46 देख लीजिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शिक्षा, ठीक। अनुसूचित के बारे में 46 याद रखिएगा।
अनुच्छेद जैसे में 29-30 पढ़े थे ना, केवल अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुच्छेद 29-30 याद रखिएगा। अनुच्छेद 47 पोषाहार तथा जीवन स्तर को ऊंच करना तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करना, मद्य निषेध करना। ठीक, आपका 47 में कहता है दोस्त, याद रख। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है, देखिए मद्य निषेध याद रखिएगा, और जीवन स्तर को ऊंच करना। ये राज्य का दायित्व बनता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसका भी जीवन ऊंच होना चाहिए, उसका भी बच्चा उच्चा पढ़े, वो भी कहीं अपना भविष्य सुधारने के लिए कोई काम कर सके। ये राज्य का दायित्व कि सबसे मतलब एक ही बात आपको याद रखना है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व में केंद्र का भूमिका नहीं है, केवल राज्य का भूमिका है, याद रखिएगा। और होगा भी केंद्र का तो ना के बराबर है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि पशुपालन दुधारू पशुओं के बलि पर रोक। देखिए राज्य का दायित्व बनता है कृषि पशुपालन में सुधार कराए और दुधारू पशुओं के बलि पर रोक। ये अनुच्छेद 48 याद रखिएगा। अनुच्छेद 48 से कहता है कि पर्यावरण संरक्षण, माने आप पर्यावरण का संरक्षण कीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में बोला गया या दिया गया? अनुच्छेद 48 से। 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व राष्ट्रीय स्मारक स्थान का संरक्षण, जैसे में कि कोई राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक है, जैसे में कि ताजमहल हुआ, और भी कुछ स्थाने हैं, इनको आपको संरक्षण करना है। देखिए कब पूछते, यही है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ठीक, आपका ये दायित्व बनता है कि आप इसका मतलब संरक्षण करेंगे, आप इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कभी कभी ये दे देगा, पूछा है कि मौलिक अधिकार है कि नीति निर्देशक तत्व। ठीक, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखना है कि राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय स्मारक का और स्थान का संरक्षण करना ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। इसका मतलब ये होता है, कार्यपालिका मतलब न्यायालय, न्यायपालिका मतलब न्यायालय, कार्यपालिका मतलब सरकार, ये दोनों अलग होते हैं। अनुच्छेद 50 ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से अलग नहीं होंगे तो दोस्त आपको याद है कि कार्यपालिका का महत्व रह नहीं जाएगा, जिसका सरकार रहेगा वो कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी अगर हनन होने पे भी, हमारा मौलिक अधिकार हनन होने पे भी हम उच्चतम या उच्च न्यायालय जाएंगे तो कुछ सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि उस पर कार्यपालिका हावी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 51 कहता है कि अगर कोई भी देश में आक्रमण होता है या बाह्य आक्रमण या कोई भी होता है तो देश का दायित्व बनता है, राज्य का दायित्व बनता है कि वो राज्य के लोगों को संरक्षण प्रदान करे, शांति सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखे। ये केंद्र के बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कौन बनाए रख सकता है दोस्त? केंद्र है। अब LM सिंघवी समिति के अनुसार नीति निर्देशक तत्व और संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्था बताए हैं। पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व को संविधान का जीवन दान देने वाली व्यवस्था कौन बताए हैं? LM सिंघवी समिति, याद रखिएगा। ठीक है, गोलकनाथ मामला केस 1967, इन्होंने बोला कि निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है, मतलब मूल अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन बोला था? गोलकनाथ मामला। डायरेक्ट बोलता है कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक, आगे देखिए, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 नीति निर्देशक तत्व से मूल अधिकार को उच्च बताया। ये केशवानंद भारती केस 1973 में, इस केस में फैसला आया कि जो मौलिक अधिकार है हमारे वो नीति निर्देशक तत्व पे प्रभावी रहेगा, मतलब इससे बड़ा रहेगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये बोला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। मिनर्वा मिल्स विवाद 1980, ये नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को समान बताया। ठीक है, ये है न्यायालय परिवर्तन, आगे मैं आपको बता दिया हूँ 37 में। ठीक है, मूल अधिकारों को समान बताया। ठीक है, मिनर्वा मिल्स 1980 में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को समान बताया। चलिए दोस्त, मैं ऐसा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। आपका चैप्टर खत्म हुआ, आगे देखेंगे कल से कौन सा चैप्टर थोड़ा मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य क्या है, 4 कॉम में है और 51 कॉम में है, उसके बारे में कल हम समझा देंगे। चलिए दोस्त, समय को बर्बाद न करते हुए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ वीडियो देखने के लिए। दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने की कृपा करें दोस्त। चलिए दोस्त, बाय बाय।